ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी 5 मिनट पहले ही मैं लाइव आया था, पर पता नहीं अपने आप ही वीडियो फ्रीज़ हो गया। मैंने डिलीट किया, दोबारा से लाइव आया, दोबारा फ्रीज़ हो गया, तीसरी बार आया, तीसरी बार भी अपने आप पता नहीं वीडियो फ्रीज़ हो जा रहा था। तो आखिरकार मैंने वो लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। तो द स्ट्रिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। कल स्ट्रिंग चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट शेयर किया था, देखिए, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है उस टूल किट की जांच करने के लिए। तो उस टूल किट में भारत विरोधी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा था। कौन कौन से चैनल्स थे, कौन किस किस के नाम थे, सब कुछ उसमें मेंशन था। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उसमें दिया गया था। अब उसको पूरा प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में स्ट्रिंग चैनल पर एक्सपोज किया गया था उस वीडियो में। तो उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही समय के बाद में यूट्यूब ने उस वीडियो को हटा दिया है। हैरेसमेंट एंड बुलिंग वगैरह जो भी उनकी पॉलिसी है यूट्यूब की, कम्युनिटी गाइडलाइंस की, उसके तहत यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया है, यूट्यूब से हटा दिया है। हालांकि कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर है। दिन रात जहर उगलते रहते हैं, जहर के सिवा उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, और नॉनसेंस बातें करते हैं, बिल्कुल नॉनसेंस। मैंने 3-3.5 वर्ष पहले उनका कोई एक वीडियो देखा था, जो भी वो है, छोड़, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका। एक बार मैंने देखा, इतना दिमाग का कचरा हो गया, मैंने सोचा कोई बेवकूफ़ आदमी भी ऐसा वीडियो नहीं देख सकता। इतनी नॉनसेंस बातें वो कर रहा था, और ऐसे लोगों के 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, हद होती है यार। हालांकि इनमें से ज़्यादातर इन लोगों के सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे बाहर से सब्सक्राइबर्स है। बाकी फंडिंग वगैरह, पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है इनके साथ में, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं, ये सब बातें कोई किसी से छुपी हुई ये बातें नहीं है। और स्ट्रिंग का जो वीडियो डिलीट हुआ है, यूट्यूब से भले डिलीट कर दिया गया है, पर फेसबुक पर उन्होंने अपने पेज पर उस वीडियो को अपलोड किया है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। और आप सभी मित्रों से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, उन फैक्ट्स को समझिए, अपने सभी मित्रों के साथ में उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप शेयर करिए। वैसे फॉरेन फंडिंग से देश के अंदर जो साजिशें होती है, ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से ये हमारे देश में होते आया है। स्वतंत्रता से पहले तो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ही होता ही था, पर स्वतंत्रता के बाद भी भारत को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे फॉरेन फंडिंग से हमारे देश में ऐसे हजारों हजारों एनजीओज काम कर रहे हैं। सो कॉल्ड सेवा के नाम पर वो लोग यहाँ पर धर्मांतरण कर रहे हैं, देश को अंदर से अस्थिर करने का हर संभव प्रयास वो कर रहे हैं। 2015-16 में मोदी सरकार ने, देखिए ये बात मैं आपको कई बार बताते रहता हूँ, 20,000 ऐसे एनजीओज का एफसीआईआई लाइसेंस मोदी सरकार ने कैंसिल किया था। यानी फॉरेन फंडिंग अगर लेनी होती है किसी एनजीओ को, तो उनके पास ये एफसीआईआई लाइसेंस होना आवश्यक होता है। पर ये जितने भी 20,000 ऐसे एनजीओज थे, वे फॉरेन से फंडिंग लेते थे और भारत में धर्मांतरण करने के लिए उसका यूज़ करते थे। नफरत, जहर उगलना, भारतीय संस्कृति के विरोध में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर और वहाँ पर ढोंग पाखंड के द्वारा लोगों को कन्वर्ट करना, ये ऐसे हज़ारों एनजीओज देश में काम कर रहे थे। इसके अलावा कई सारे देश विरोधी गतिविधियों में भी ये सारे एनजीओ शामिल थे, और ऐसे 20,000 एनजीओज का ये लाइसेंस कैंसिल किया गया था। पर देखिए, फंडिंग आने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, केवल एफसीआईआई लाइसेंस कैंसिल करने से ये कई गतिविधियाँ रुकने वाली है नहीं। तो अभी 2014 से पहले भी बहुत सारे ऐसे देश फॉरेन फंडिंग से देश में साजिशें होती थी। मैंने, देखिए, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसका जब टीजर रिलीज हुआ था तो उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो भी अपलोड होने के तुरंत कुछ ही समय के बाद में यूट्यूब ने उसे डिमोनेटाइज कर दिया था, और केवल डिमोनेटाइज नहीं किया था, उसकी रीच भी खत्म कर दी थी। अभी भी आप उस वीडियो को देखिए, सर्च करिए यूट्यूब पर, उस पर आप फेसबुक पर शेयर करने का प्रयास करिए उस वीडियो को, नहीं होगा शेयर। फेसबुक पर उसकी लिंक ही शेयर नहीं होगी, यूट्यूब से भी नहीं होगी। उसकी लिंक आप कॉपी कर लीजिए, फिर फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर पेस्ट करिए, वो वीडियो शेयर ही नहीं होगा। तो उसकी पूरी रीच खत्म कर दी है, मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है, कई सारे मेरे वीडियोज़ भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं। तो ये हमेशा से है, जैसे ही आप देश की एकता अखंडता के लिए कुछ बोलते हैं, देश के हित में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो इसी प्रकार से आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बाकी आप भारत के टुकड़े होने के नारे लगाइए, देश विरोध में कितने भी नारे लगा लीजिए, आतंकवादियों की बरसी मनाइए, ये कुछ भी आप कर लीजिए, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आज़ादी, फक ओम, फक हिंदुत्व वगैरह वगैरह, कुछ भी आप बोल लीजिए, कर लीजिए, कोई आप पर कार्रवाई नहीं करेगा। उल्टा
उल्टा अगर पुलिस आप पर कोई कार्रवाई करती है तो ये देश का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। अभी सीए विरोध के नाम पर जो देश को जलाया गया था, उस समय देखिए जो कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने दिल्ली को जब जलाया था, बसेस को जलाया गया, बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ उन्होंने की थी, पत्थरबाजी वगैरह की थी, बहुत ज़्यादा हिंसा उनके द्वारा की गई थी, पुलिस पर भी बहुत सारे हमले वगैरह हुए थे। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने जब उन पर कार्रवाई की तो तुरंत देखिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, सारे के सारे बुद्धिजीवी खड़े हुए थे और इसमें लगभग पूरा का पूरा बॉलीवुड था। इक्का दुक्का अगर हम छोड़ दें ना किसी को, तो लगभग पूरे के पूरे बॉलीवुड ने उन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट किए थे। ये कितना भयानक है आप देखिए। सो कॉल्ड आउटसाइडर्स, जिनको बड़े आजकल के युवा पसंद करते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए किस किस ने ट्वीट्स किए हुए हैं। उन सब ने उन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट किए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक साथ में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसे खड़ा हो जाता है, ट्वीट करने लग जाता है। देखिए देश के हित में अगर आप बात करते हैं तो वो आपका कर्तव्य है। देश के हित में बात करने के लिए कोई आपको प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका कर्तव्य है, आप देश के साथ में खड़े रहे। पर जब आप देश के विरोध में इस प्रकार से जहर उगलते हैं तो उसके पीछे या तो आपकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर विचारधारा है, या फिर आपको कहीं से बाहर से फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, या फिर आप इतने नासमझ है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसकी पूरी की पूरी सरकार को जांच करनी चाहिए। और मैंने जो रॉकेटरी नामी इफेक्ट पर वीडियो बनाया था उस मैंने ये सारी बातें बताई हुई है कि इसके पहले भी हमारे 2009 से 13 के बीच में कितने सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी कोई उसके बाद जांच तक नहीं हुई है। उसके पहले भी 1980 से लेकर के 2013 तक क्या क्या हमारे वैज्ञानिकों के विरोध में कैसी कैसी साजिशें हुई है, वो सब बातें मैंने हमारे उस वीडियो में बताई है। तो ये फॉरेन फंडिंग से हमेशा से देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। भारत को कन्वर्ट करने के लिए कई सारे बाहरी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश के अंदर के एनजीओज को फंड वगैरह करते हैं। कई बार देश को अस्थिर करने के लिए पर्यावरण के नाम पर कि भाई चलो पर्यावरण को हमें बचाना है, देश जैसे ही देश के हित में कोई निर्णय लिया जाता है वैसे ही ये पर्यावरणवादी, सो कॉल्ड पर्यावरणवादी रस्तों पर उतर जाएंगे, उस देश के हित के उस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, जैसे कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वे फॉरेन फंडिंग से चलने वाले जो कई सारे जो एनजीओज है, मिशनरीज वगैरह है, उनके द्वारा उस देश हित के इतने बड़े प्रोजेक्ट का विरोध किया गया था, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का। उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देश विकास ना कर पाए, देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए, इसलिए कभी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमला हो जाएगा, कभी अचानक से लाल झंडे लेकर लोग देश को अंदर से अस्थिर करने के प्रयास करेंगे। इन आंदोलनों को फंड करने वाले लोग, इस जो सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया गया था उस समय कैसे कैसे कहाँ से फंडिंग आई थी, ये सारी बातें हम सब के सामने हैं। तो ये बातें आज देश को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए अभी जियो आने के बाद में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पहली बार एक सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में वगैरह कुछ ज़्यादा पता नहीं है, अभी मतलब युवावस्था में अभी भी आए हैं, 15, 16, 17 साल की आयु है, उन्हें देश की पॉलिटिक्स के बारे में, इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। पाठ्यपुस्तकों में भी उन्होंने वही इतिहास पढ़ा है जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। तो देश और दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे मासूम युवा इंटरनेट पर आने के बाद में ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वगैरह है, तथाकथित पत्रकार वगैरह है, जिन्हें बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, वो दिन रात वो बस जहर उगलने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का काम करते हैं, आतंकवादियों की बरसी मनाने वालों को सपोर्ट करते हैं, कई सारे ऐसी वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं जिनके माध्यम से निर्लज्जता के साथ में आतंकवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। और ये सब देखकर वो जो मासूम युवा होता है वो बड़ी ही आसानी से इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ यार, ये राष्ट्रवाद मतलब फासिज्म होता है ये क्या संस्कृति परंपरा वगैरह बातें करते हैं, ये सब ढकोसला है, रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, ये सब घटिया लोग हैं। और ये उस मासूम युवा के मन में ऐसा गहरा असर हो जाता है कि वो सही और गलत में निर्णय तक नहीं ले पाता, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है युवावस्था में ही। केवल ये पैसों की बात नहीं है, आप देखिए केवल फंडिंग मिल रही है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो केवल एक पहलू है पैसों का, पर इसके अलावा भी एक विचारधारा की लड़ाई है। और इसे हम एक विचारधारा के द्वारा ही हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के माध्यम से ही हम इसको देश को बचा सकते हैं, हम इसके माध्यम से ही। क्योंकि जैसे अंधेरा होता है
उसको उजाले से ही, प्रकाश से ही हम नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता फैला रहा है देश में, देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हम हमारे युवाओं को सही फैक्ट्स बताएं, सही जानकारी बताएं। तो द स्ट्रिंग का वो जो वीडियो है फेसबुक पर उनके पेज पर अवेलेबल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखिए। और ये जो बाहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो कभी भी देश के साथ वो ईमानदार हो ही नहीं सकते, लॉयल हो ही नहीं सकते इस देश के साथ में वो। इसलिए कू जैसा जो एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है ट्विटर का, एक उन्होंने अल्टरनेटिव अभी हमारे देश में वो आत्मनिर्भर भारत का एक अवार्ड भी उन्होंने जीता था। और काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस वगैरह कू पर आ रहे हैं। मैंने भी वहाँ पर अपना पेज बनाया है। मेरे कू अकाउंट की लिंक भी मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। आप सभी मित्रों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कू पर आइए, अपने पोस्ट वगैरह, ट्वीट वगैरह जो भी है आप वहाँ पर करिए, और ऐसे जो भी स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।